प्रेमचंद रचित बड़े भाई साहब कहानी अध्यापन करा रहा हूँ। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद का परिचय जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस के निकट लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में धनपत राय का जन्म हुआ था। तो धनपत राय उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुए। निजी व्यवहार और समाचार पत्र धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सूजे वतन अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अतिरिक्त इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, किंतु वह उन्हें रास नहीं आया, उनको नहीं भाया। यह और बात है कि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी हैं। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। इन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दिया, स्थान दी, जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही प्राप्त हुए थे। 8 अक्टूबर 1936 में प्रेमचंद का देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र जो अपूर्ण ही रहा। पाठ प्रवेश। बड़ों के मुंह से यह सुनकर कि अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। कई बार बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते, अगर मैं बड़ा होता तो कोई हमें इस तरह से न टोकता रोकता, कोई मुझे प्रताड़ित न करता। लेकिन इस भुलावे में न रहें, क्योंकि बड़े होने से कुछ करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में सम्मिलित होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते हैं, इसलिए वे बेधड़क सब काम करते हैं। प्रेमचंद के लिखे इस पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, कम ही उम्र के, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और प्रयास करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए अनुकरणीय हो, आदर्श हो। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहते हैं जिससे उनके रहते, उनके चलते उनके छोटे भाई पर दुष्प्रभाव पड़े। इसी चक्कर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है, यानी तिरस्कृत हो जाता है। उन्हें बचपन की उम्र में भी बड़ों जैसा व्यवहार करना पड़ता है। बड़े भाई साहब कहानी में प्रेमचंद ने इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखक कहते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे ऊपर हैं। 3 दर्जा मतलब 3 क्लास ऊपर हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था
जब मैंने शुरू किया था, जिस उम्र में मैंने पढ़ाई प्रारंभ किया था उसी उम्र में बड़े भाई भी पढ़ाई प्रारंभ किए थे, लेकिन वे तालीम जैसे शिक्षा जैसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य में जल्दीबाजी करना उन्हें पसंद नहीं था, जल्दीबाजी करना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि जिस भवन का नींव ही मजबूत नहीं होगा उस पर आलीशान मकान भवन कैसे बन सकता है। उनका मानना ऐसा था कि इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे, लेकिन जितना जानकारी प्राप्त करते थे उसको अच्छी तरह से याद करते थे और अपने जीवन में उतारते थे। कहते हैं कि बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बनेगा, अर्थात मकान मजबूत नहीं बन सकता। मैं छोटा था, वह बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का देख रेख करने का और मुझे सजा देने का, डांटने फटकारने का जन्मसिद्ध अधिकार था, क्योंकि वो हमारे बड़े थे। और मेरी शालीनता इसी में थी, सज्जनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं, उनकी आज्ञा को कानून समझ करके उसका पालन करूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, यानी सिमरन के तरफ पढ़ाते थे। हर दम किताबें खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर, किताबों के हाशिए पर यानी जिल्द पर, हाँ, चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या एक ही शब्द, एक ही वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। उनका ऐसे कई बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, यह करतूत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों दरअसल भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का अर्थ समझूं, सब निकालूं, लेकिन मैं असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। और वह 9वीं जमात में थे, यानी 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात थी। मेरा जी, लेखक कहते हैं कि मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए पहाड़ जैसा जान पड़ता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कभी कंकड़ियों को उछाला करता था, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या है। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर फाटक को आगे पीछे धकेलते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर, क्रोधित रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल यह होता था कि कहाँ थे। हमेशा बड़े भाई साहब यही सवाल करते थे कि कहाँ थे। इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे लिए मौन के सिवा और कुछ न था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे।
इस तरह अंग्रेजी भाई साहब कहते थे, अरे इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और एक हर्फ यानी एक अक्षर भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, और नहीं तो गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, पढ़ने को तो आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घूंघा हो कि मुझे देख कर भी नहीं सीखते, सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते हो तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, गलती है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास हटकता नहीं, उधर उसके पास भी मैं नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे कह सकते हो, तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं और हमको तो लगता है कि तुमको सारी उम्र इसी एक ही दर्जे में परे सरते रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो अच्छा यही होगा कि घर चले जाओ और मौज से मजे से गुल्ली डंडा खेलो। अरे दादा के गाड़ी कमाई को क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेखक कहते हैं कि मैं यह लतार सुनकर, झाड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, अर्थात रोने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, गलती तो मैंने की थी, लतार कौन सहेगा? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, पारंगत थे। ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सुक्ति बाण चलाते, सुक्ति मतलब सुवचन के बाण चलाते, तीखे सब निकालते कि मेरे लिए मेरे जिगर जो के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में न पाता था और निराश होकर जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते की नहीं, मेरे बस की बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना लेता, रूटीन बना लेता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। बिना टाइम टेबल बनाए खेल कूद की टाइम टेबल में खेल कूद के लिए बिल्कुल समय नहीं रखता था। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठना। 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 बजे तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करने के बाद 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और इसके बाद फिर विश्राम। पहले ही दिन से ये जो टाइम टेबल रूटीन बनाया जाता था, कार्यक्रम तालिका, उसकी अवहेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के दांव पे हाथ,
वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात ही अचानक अपनी ओर खींच रही और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता और वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता, चेतावनी करने का और झाड़ने का मौका मिल जाता था। मैं उनके साये से भी भागता था, उनकी परछाई से भी भागता फिरता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता था। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकल गए, ऐसा महसूस होता था। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुरकियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता। यह भी एक बहुत वास्तविक स्थिति है। बच्चों के मनोविज्ञान की उनकी आदतों का यथातथ्य चित्रण अक्सर ऐसा पाया जाता है कि बाकायदा पढ़ाई लिखाई करने की नीयत से सभी बच्चे और उनके अभिभावक टाइम टेबल सेटिंग बड़ी रुचि से करते हैं और एक दो दिन तक उसका पालन भी बड़ी सावधानी के साथ किया जाता है, किंतु धीरे धीरे वह उत्साह ठंडा पड़ जाता है और वही बात जो लेखक ने उपयुक्त कथन के माध्यम से कही है सत्य हो जाती है। टाइम टेबल बनाना कोई और बात है और असल में पढ़ाई करने में अंतर होता है। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया कि भाई साहब को आरे हाथ लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता फिरता हूँ और दर्जे में अव्वल भी आ जाता हूँ, क्लास में फर्स्ट भी होता हूँ, लेकिन मुझमें इतनी साहस नहीं थी और ऊपर से वह इतने दुखी थे, उदास थे कि मुझे उनसे दिली आत्मीय हमदर्दी हो गई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का जो विचार था वह लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हो गया, अहंकार आ गया खुद में और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी मदद की तो साफ साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार दिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का यह जो बात है, ये जवान से मुंह से बोलकर कहने के साहस मुझमें नहीं थी। मेरे रंग ढंग से ही ये सब मालूम पड़ता था, जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, स्वाभाविक बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग चढ़ गया है, मगर भाईजान घमंड तो जानते हो कि बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में तो तुमने रावण का नाम सुना ही होगा। यस सर। पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश दिया या यूं ही पढ़ गए। केवल इम्तहान पास करना, इम्तहान में क्वेश्चन का आंसर लिख देना कोई बड़ी चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास होना। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, राजा था, चक्रवर्ती। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजी के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है और उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे।
आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत हुआ। घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। नातीपुत्र समेत नाश हो गया रावण, और उसका एक चुल्लू पानी देने वाला कोई नहीं बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे कर ले, परंतु घमंड न करना चाहिए। इतराए नहीं, अभिमान किया तो दीन दुनिया दोनों से गए। शैतान का हाल भी परा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर गिर गया है, दिमाग तुम्हारा घूम गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके बेटू। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ पटेर लग गई है, मगर पटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार-बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में अंधा चोट लगाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न है। मेरे फेल होने पर मत जाओ। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे ना, और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा काम किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और 100 नंबर का है। सफाचक सिफर भी ना में माने जीरो भी ना मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोरियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभावों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, तोयतीयम, चौथम, चारुम, पंचम लगाते चले गए हैं। मुझसे पूछते तो 10 नाम उन्हें बता देता, लेकिन एक के नाम दोयम, तृतीयम, चौयम आप पंचम करते गए। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पढ़ा है। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नाम पर सफाचट। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हैं? दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी खाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? इन परीक्षकों का क्या परवाह? वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा होता है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें। इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसीर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा है, पढ़ाने से क्या फायदा है? इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या अभिप्राय है? दुगना नहीं चौगुना हो जाए, आधा ही रह जाए। मेरी कला से लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह संपूर्णभाग को याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे, या बात एक वाक्य में कही जा सके, उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत करता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि समय का दुरुपयोग है, बर्बादी। व्यर्थ ही किसी बात को ठूस लिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह दे, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। चाहे लिखिए जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के होने चाहिए, बड़े बड़े। छोटा पन्ना से काम ना चलेगा।
यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो, लेकिन 4 संक्षेप में लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन 4 पन्ना से कम नहीं होना चाहिए। 100-200 पन्ने लिखवाते, तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं है? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं है, इतने सहूर नहीं है कि उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो, फर्स्ट आ गए हो, प्रथम आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानो, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे अधिक ज्यादा अनुभव है, तजुर्बा है। जो कुछ कहता हूँ उसको मीरा बांध लो, गांठ बांध लो, नहीं तो पछताओगे शिवराम। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर न जाने यह उपदेश माला कब तक समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था, भोजन में कोई स्वाद नहीं लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने के बाद शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया, डरा दिया था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब की बात है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ही रही, ज्यों के त्यों बनी रही। मैंने पढ़ना लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह फिर लुप्त हो गया उनका उपदेश। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने खूब मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत नहीं की। भाई साहब दिल जान लगाए हुए थे, लेकिन न जाने कैसे दर्जे में अव्वल हो गया। मुझे खुद अचरज आश्चर्य हो रहा था। भाई साहब अपने प्राणांत तक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द रट गए, चाट गए। 10 बजे रात तक इधर और 4 बजे भोर से उधर 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मगर बेचारे, उनका चेहरा उतर गया था पढ़ते पढ़ते, लेकिन बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया, परिणाम सुनाया गया, रिजल्ट सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि के विधान को ब्रह्मा ने जो तकदीर में लिख दिया है उसको कौन टाल सकता। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में कुटिल भावना जागृत हुई कि भाई साहब एक बार और फेल हो जाते तो मेरे मन साथ आते, मेरे क्लास में आ जाते तो उनको बोलने का अधिकार नहीं रह जाता, यह खचित नहीं करते। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मेरे हित के लिए कहते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे इस वक्त अप्रिय लग रहा है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम कर गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धैर्य से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, और रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ते गई। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो जाऊंगा, अब पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसके भाई साहब के डर से जो थोड़ा भी पढ़ता था वो अभी पढ़ाई समाप्त होने लगा। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक जग गया। कनकौवा मतलब पतंग उड़ाने का। सारा समय पतंगबाजी में ही भेड़